तो देखो लास्ट क्लास में जो आपने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखे थे sp, sp2, sp3, sp3d, आपने इस टाइप्स लिखे थे। इसमें थोड़ा और क्लासिफाई करें कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखें ध्यान से, sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s इन्वॉल्व होता है और p कौन सा होता है, इसमें pz होता है। लिख रहे हैं एक एक करके जल्दी जल्दी। sp हाइब्रिडाइजेशन में p ऑर्बिटल कौन सा आता है, pz ऑर्बिटल आता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन से दो p ऑर्बिटल आते हैं, तो px एंड py आते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तीनों p आ जाएंगे। तीनों p आएंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में s और तीनों p तो हैं ही, d कौन सा होगा, d कौन सा होता है, तो आंसर है dz स्क्वायर। sp3d2 में s तीनों p कौन से दो d ऑर्बिटल होते हैं, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर। sp3d3 में sp3d3 में dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dxy। दो हाइब्रिडाइजेशन और होते हैं जो आगे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, जो अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं। एक तो है dsp2। dsp2 में d आता है dx स्क्वायर y स्क्वायर, s और p आता है px py। dsp2 आगे आपको 12th में आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें pढ़ाएंगे। एक और हाइब्रिडाइजेशन है जो अभी आप पढ़ेंगे नहीं 11th में, वो है d3s। dxy dyz एंड dxz ऑर्बिटल है ये, और s के साथ मिक्स करें। बट एक इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं कि इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की अरेंजमेंट होती है स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में। तो लास्ट 7th 8th अभी आप पढ़ना नहीं, आपको 11th में 12th में पढ़ेंगे। तो ये स्पेसिफिक टाइप है कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमने बनाए। क्लियर है इतना। फर्दर देखें, कई बार क्या होता है जो मॉलिक्यूल हमें दिखता है रियलिटी में उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालनी होती है, पर ये नॉलेज आपको धीरे धीरे इनऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तब आएगी। जैसे आपसे कहें कि सॉलिड PCl5 में फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, और PCl5 वेपर्स में फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल स्टेट के साथ तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए हमें। देखो वेपर फेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आप करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। वेपर फेज मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, वेपर फेज मीन सिंगल मॉलिक्यूल, या गैस फेज मीन सिंगल मॉलिक्यूल।
तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है आप कर चुके हैं लास्ट क्लास में। PCl5 इस तरह से एग्जिस्ट करता है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप निकालें तो क्या आएगी फास्फोरस की, sp3d। कर लोगे ये पूरा। दो तरह के बॉन्ड होंगे, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होगा, एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होगा इक्वेटोरियल से। ये सब कर चुके हैं आप। अब अगर आपसे कहा जाए सॉलिड PCl5 में बताओ, सॉलिड PCl5 में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो रियलिटी में सॉलिड PCl5 मॉलिक्यूल की पैकिंग से नहीं बनता, ये बनता है PCl4 प्लस आयन एंड PCl6 माइनस आयन की पैकिंग से। तो नोट करो ये कि सॉलिड PCl5 दो आयन से मिलके बना हुआ है। अब इन दो आयन में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे, वो तरीका सेम है। जैसे आपसे कहें कि PCl4 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ फास्फोरस की, निकालो आप। PCl4 प्लस में क्या आएगी, करो जल्दी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। आ रही है sp3। तो PCl4 प्लस टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, टेट्राहेड्रली अरेंज होगा ये, और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आएगी। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे लास्ट क्लास में हमने कई एग्जाम्पल किए थे, बिल्कुल सेम तरीके से सोचना। PCl6 माइनस में, PCl6 माइनस में क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, sp3d2 आएगी। करो आप स्टेप बाय स्टेप। sp3d2 आ रही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे, ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे। तो सॉलिड PCl5 में फास्फोरस की दो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हैं। सॉलिड PCl5 में नेगेटिव चार्ज फास्फोरस पे होता है। सॉलिड PCl5 में फास्फोरस की दो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हैं, कैटायन में sp3 और एनायन में sp3d2। सॉलिड PCl5 आयनिक सॉलिड है, दो आयन से मिलके बना है। तो एक में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और एक में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अब लिखेंगे ऐसे सॉलिड PCl5, तो हमें लगेगा कि PCl5 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, बट आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड PCl5 है क्या रियलिटी में, कैसे बनाइए। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड, वो है सॉलिड PbR5। सॉलिड PbR5 होता है PbR4 प्लस एंड Br माइनस आयन। इसमें PbR6 माइनस आयन नहीं बनता। तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड PbR5 में क्या होगी, एक ही फास्फोरस है और ये आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
PbR6 माइनस क्यों नहीं बनता? PbR6 माइनस बनता नहीं। PCl6 माइनस तो बन गया। तो आंसर ये है कि Cl माइनस स्मॉलर एनायन है एज कंपेयर टू Br माइनस। Br माइनस लार्ज एनायन है और एक फास्फोरस के अबाउट 6 Cl माइनस या 6 Cl तो एकोमोडेट हो जाएंगे। Cl माइनस नहीं, सिंपली एटम लिखो, सॉरी एटम। तो Cl स्मॉलर है एज कंपेयर टू Br, तो Br एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे अबाउट 1 फास्फोरस। कौन एकोमोडेट हो जाएंगे? Cl एकोमोडेट हो जाएंगे। तो सराउंडिंग में स्पेस भी होना चाहिए फास्फोरस के 6 Br को एकोमोडेट करने के लिए, वो कम पड़ता है। इसको हम नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। साइंस में से नाम दिया जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक स्ट्रेन। ये ऑप्शन में लिखा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से PbR6 माइनस नहीं बनता। मतलब क्या स्टेरिक हिंड्रेंस का है, स्टेरिक स्ट्रेन का? 6 Br could not be accommodated about 1 P। 6 Br could not be accommodated about 1 P। तो अगर 6 Br लेके आए तो Br आपस में भिड़ जाते हैं, स्पेस कम पड़ता है, इसलिए PbR6 माइनस नहीं बनता। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक स्ट्रेन वर्ड इंग्लिश में लिखे हमें बहुत भारी लगते हैं। टिपिकल मैं हिंदी में बोल दूं तो फिर हमेशा को याद हो जाएगा। इसे कहते हैं धक्का मुक्की। ये टिपिकल मीनिंग है स्टेरिक हिंड्रेंस की, स्टेरिक हिंड्रेंस की। जैसे इस क्लास में 50 स्टूडेंट और एंटर करा दें, व्हाट विल हैपन टू यू? स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा, स्टेरिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, आपस में भिड़ने लगेंगे, धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि और 50 एकोमोडेट कर पाए? नहीं है पॉसिबल। ऐसा ही है, एक पी के अबाउट 6 Br एकोमोडेट नहीं हो पाते, स्पेस कम है। तो जब दो ग्रुप आपस में भिड़ने लगे उसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक स्ट्रेन। टिपिकल हिंदी है उसकी, धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाएगी उनमें। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, हम कितने याद करें? तो आपको नेक्स्ट जब असाइनमेंट देंगे बॉन्डिंग का तो उसमें लिस्ट रहेगी, वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। ये तो मेमोरी में रखना पड़ेगा कि कौन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर लिमिटेड केस है। जो भी है आपको अगली क्लास में या जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसमें रहेंगे सारे टाइप। बट सॉलिड फेज में ऐसी दिक्कत आएगी, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट में सॉलिड लिखा है तो समझ लेना कि एग्जामिनर कहीं और ट्रैप कर रहा है आपको। फर्दर इसी PCl5 के बारे में और लिखें कि मान लीजिए वेपर फेज तो है बट 4 क्लोरीन है, 1 फ्लोरीन है। अब बताओ आप फ्लोरीन की पोजीशन क्या होनी चाहिए? लिखो जल्दी। फ्लोरीन एक्सियल होना चाहिए या फ्लोरीन इक्वेटोरियल होना चाहिए? ये दो चांस आपके सामने हैं, दो अरेंजमेंट आपके सामने हैं। बताओ इनमें से कौन सी अरेंजमेंट करेक्ट है? फ्लोरीन कौन सी पोजीशन पे जाएगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल? लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो sp3d ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब मैंने PCl5 ना लेके मिक्स्ड हैलोजन ले ली, मिक्स्ड। तो फ्लोरीन कौन सी पोजीशन पे जाएगा? तो आंसर है जो स्मॉलर एटम है वो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, जिससे कि एक्सियल बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाए। एक्सियल बॉन्ड वीक होता है, तो एक्सियल बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर करने के लिए एक्सियल पोजीशन पे कौन जाएगा? स्मॉलर एटम। स्मॉलर एटम कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन।
तो स्मॉलर एटम प्रिफर्स एक्सियल पोजीशन। ठीक है, फिर तो बात हुई अबाउट हाइब्रिडाइजेशन और अरेंजमेंट की। आप जितने चाहे क्वेश्चंस बना सकते हैं इस पे। नाउ राइट डाउन बॉन्ड प्रॉपर्टीज। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, बॉन्ड प्रॉपर्टीज। बॉन्ड प्रॉपर्टीज में जैसे नंबर 1 है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। नंबर 2 बॉन्ड एंगल। नंबर 3 बॉन्ड लेंथ। 4 बॉन्ड एनर्जी। 5th बॉन्ड मूवमेंट। बॉन्ड मूवमेंट का दूसरा नाम है डाइपोल मूवमेंट। तो सबसे पहले लिखो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या है लिख लो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू an atom in Lewis structure। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है फॉर्मल चार्ज। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू एन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर, इनका डिफरेंस फॉर्मल चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। आपको क्या दिया जाएगा प्रॉब्लम में, ध्यान दें। आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर दे दिया, ऐसे आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। आपसे कहेंगे कि सारे एटम पे फॉर्मल चार्ज असाइन करो। ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है, इसे कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज असाइन करना है तो बिल्कुल आसान तरीका है। ध्यान दो, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ये पता होना चाहिए सीधे पीरियोडिक टेबल की हेल्प से या कॉन्फ़िगरेशन से। 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस लुईस स्ट्रक्चर में कितने असाइन करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन असाइंड का मतलब क्या है? हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बनाने में इसने 1 कंट्रीब्यूट किया होगा, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन असाइन करेंगे इस लुईस स्ट्रक्चर में। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वो भी 1। तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। तो हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। देख लो एक एग्जाम्पल पूरा। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इस स्ट्रक्चर में कितने दिख रहे हैं ये देखें, 2, 4। एक यहाँ बॉन्डिंग में दिया, एक यहाँ दिया होगा। कितने दिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में?
6 2 4 5 6 और 6 ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस 6 क्या हो गया 0। इसमें भी फॉर्मल चार्ज 0। नाइट्रोजन पे बताओ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5। इसमें कितने नजर आ रहे हैं, तो 1 2 और 2 बॉन्डिंग में आ दिए, 4 ही दिख रहा है, एक कम दिख रहा है। 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा +1। इस पे फॉर्मल चार्ज बताओ, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे 0 फॉर्मल चार्ज, और इस सिंगल बॉन्डेड पे ध्यान दें 2 4 6 और एक बॉन्डिंग में दिया 7 दिख रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। 6 माइनस 7 क्या हो जाएगा -1। लिख लो ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ये ऑक्सीजन है, मान लीजिए आपके पास O3 मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल। ऐसे आपको O3 मॉलिक्यूल दिया गया है, बताओ ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड 3 पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे -1, इस पे 0, इस पे +1। आया समझ में। ये बिल्कुल आसान तरीका है, सीधे सीधे डेफिनेशन अप्लाई करो। अदरवाइज बुक्स में एक और तरीका सुझाया गया है, वो क्या है, वो है फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला होता है V माइनस U माइनस S/2। ऐसे आप कर सकते हैं। V का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिखो जल्दी जल्दी। V फॉर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, U for number of unshared electron, V number of valence electron, U number of unshared electron, और S क्या है number of shared electrons। तो जैसे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑक्सीजन नंबर 1 पे, ध्यान देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 6 होते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, कितने हैं 2 4 6। इस स्ट्रक्चर में देखना हो, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो दिखाए जाएंगे डॉट के फॉर्म में, वो 6 हैं। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड पेयर हैं, एक ही बॉन्ड पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, 2/2 कितना आया बताओ -1। तो एक तरीका फॉर्मूला वाला भी है, जिनके पास ज़्यादा टाइम होता है वो फॉर्मूला से करते हैं, जिनके पास थोड़ा IQ है वो ओरल कर सकते हैं। लिख लो इसको, आप तीनों पे निकालो फॉर्मूला यूज करके, तीनों ऑक्सीजन पे निकालो। देख लो एक और, कई बार काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 दिख रहे हैं आपको, ये 2 लॉन पेयर बनाए गए, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बच्चों से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होते, गलती यहाँ होती है। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, 2 + 2 4। ये काउंटिंग नहीं कर पाते मैक्सिमम बच्चे, यही गलती करते हैं फॉर्मूला लगाते वक्त। सेंट्रल ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, तो साफ दिख रहा है 2 बनाए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, फिर भी उनको 2 नहीं दिखते, एक ही दिखता है मेजॉरिटी बच्चों को, तो उनको स्पेक्ट लगाना चाहिए।
आया समझ में कि नहीं? कुछ नहीं है, मैंने देखा है, मैं टेस्ट लेता हूँ, बच्चे काउंट नहीं कर पाते टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर। तो क्या आ गया फॉर्मल चार्ज? 0। क्लियर है आप सबको ये? तो कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, जो भी आपको लगता है कि ये मॉलिक्यूल में करना है वो करके देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। जैसे मान लीजिए आपको मैंने ये दे दिया, बताओ तीनों नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज। बिल्कुल ओरल है। फॉर्मूला वाला तरीका तो स्कूल एग्जाम में लगाना। तो इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज -1 इस पे, +1 इस पे, -1। ये है एजाइड आयन, इसका नाम है एजाइड आयन। नेट नेगेटिव चार्ज क्या है इस पे? नेट चार्ज नेगेटिव, नेट चार्ज नेगेटिव है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर बतानी है तो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर काउंट करके वो भी बता सकते हैं। 2 लॉन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड। अगर स्ट्रक्चर पता हो तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप ओरली कर सकते हैं। केवल क्या काउंट करना आपको? सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर। तो ये नाइट्रोजन सोचें तो 2 लॉन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड, क्या हो गए? 3। हाइब्रिडाइजेशन कितनी? sp2। सेंट्रल एटम की बताएं तो लॉन पेयर तो है नहीं, केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp, और इसकी क्या होगी? sp3, sp2। 2 लॉन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर स्ट्रक्चर से निकालनी हो, स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो सिंपली क्या काउंट करना होता है? सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है। तो इसके टाइप अभी और लेंगे, एक टाइप रह गया, वो है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले उसको लिखो, फिर एक साथ लेंगे सारा। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये है, जैसे पहला एग्जांपल है ईथेन। ईथेन क्या है? आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका। ये है ईथेन। दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या होगी? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी, क्योंकि कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड। लॉन पेयर होते नहीं है, तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। दूसरा पॉइंट है बॉन्ड टाइप। कौन कौन से बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हैं? तो CH बॉन्ड है और CC बॉन्ड है। तो CH बॉन्ड कैसे बना बताओ? sp3s, sp3 और s की ओवरलैपिंग। sp3 कार्बन का और s किसका? हाइड्रोजन का। एक CC सिग्मा बॉन्ड भी है, ये कैसे बना होगा? तो इस कार्बन का sp3 और इस कार्बन का sp3, sp3 सिग्मा बॉन्ड है, ये लिख लो ये जल्दी जल्दी। तो 2 तरह के सिग्मा बॉन्ड हैं। जल्दी लिखो। 2 तरह के सिग्मा बॉन्ड है, एक तो sp3s और दूसरा sp3
और ये बॉन्ड लेंथ याद होनी चाहिए आपको, ये आती है, डाटा याद रहना चाहिए। sp3 जो बॉन्ड लेंथ होती है वो है 154 पिकोमीटर। और डायमंड में भी यही बॉन्ड लेंथ होती है, cc बॉन्ड लेंथ डायमंड में भी। डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज ही होता है। तो एल्केन में जो cc बॉन्ड लेंथ मिलती है वही cc बॉन्ड लेंथ डायमंड में होती है। अब बताओ बॉन्ड एंगल, किसी भी कार्बन के अबाउट क्या बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट्स होगी? कोई भी बॉन्ड एंगल आपसे पूछे, HCH या HCC, दो तरह के बॉन्ड एंगल हैं, क्या कोई बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो sp3 है, बोलो। इसका मतलब है पिछली क्लास का आप ठीक से तैयार करके नहीं आए। आप लिख चुके हैं sp3 एटम के अबाउट बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स तब होगा जब चारों सराउंडिंग एटम्स कैसे हों, लाइक हों, सेम हों। आप ये देखें पिछली क्लास में आपको मिलेगा कहीं पे, वेस्पर थ्योरी में मिलेगा, या फिर जब चारों सराउंडिंग एटम लाइक हों तब बॉन्ड एंगल आइडियली कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर एक भी एटम डिफरेंट साइज का हो गया, एक भी एटम अगर डिफरेंट साइज का हो गया तो कोई भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स नहीं होगा। तो क्या ईथेन में कोई बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स निकलेगा? आंसर है नो। दो तरह के बॉन्ड एंगल होंगे ईथेन में, एक HCH और दूसरा है HCC। कार्बन के अबाउट दो तरह के बॉन्ड एंगल बनेंगे, HCH और HCC। 109 डिग्री के बराबर कोई नहीं होगा। SCH 109 डिग्री 28 मिनट से कम आएगा और ये ज्यादा आएगा। कितना होगा वो कोई नहीं पूछता डाटा, बट ये गारंटी से कह सकते हैं कि एक वैल्यू कम आएगी, एक ज्यादा आएगी। क्यों आएगी ज्यादा और क्यों ये कम होगी? बिल्कुल आसान है बताना। आप सोचो अपने आप की सराउंडिंग में, मान लीजिए एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो ज्यादा स्पेस किसको चाहिए? कार्बन को। हाइड्रोजन तो कम स्पेस में गुजारा कर लेंगे, स्मॉल एटम है, तो कार्बन को ज्यादा स्पेस चाहिए, तो इनको पास पास आना पड़ता है। तो CCH ये बॉन्ड एंगल तो बढ़ेगा, पर HCH बॉन्ड एंगल कम होगा। तो अगर एक एटम आ गया डिफरेंट साइज का तो बॉन्ड एंगल बदल जाएंगे। कोई भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स नहीं होगा। तो अब कैसे क्वेश्चन सेट होते हैं? कई बार सेंटेंस लिख देते हैं, रीजन पूछते हैं, सस्ता रीजन टाइप में, या करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप बना के पूछ सकते हैं। जैसे आपसे कहें कि इन ईथेन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज sp3। सेकेंड सेंटेंस, द बॉन्ड एंगल अबाउट कार्बन इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। उसकी कंडीशन है वो ये कि चारों सराउंडिंग एटम्स कैसे होने चाहिए? बिल्कुल लाइक एटम होने चाहिए, तभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स आएगा। तो ये तो बात हुई बॉन्डिंग इन ईथेन। नेक्स्ट लिखो बॉन्डिंग इन ईथीन। बॉन्डिंग इन ईथीन
इथीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। ये है इथीन, आप जानते हैं, आप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो 11th में पढ़ चुके हैं, उसमें सॉरी 9th 10th में, 11th तो अभी पढ़ी नहीं, 9th 10th में पढ़ चुके हैं। बताओ तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। कार्बन के पास लॉन पेयर होते नहीं है, तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है इसमें? sp2। दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है। और दो तरह के सिग्मा बॉन्ड है, एक तो CH सिग्मा बॉन्ड। CH सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? तो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s, ये तो है sp2s बॉन्ड। और CC सिग्मा बॉन्ड, ये एक CC सिग्मा बॉन्ड भी है। ये कैसे बना? sp2 ओवरलैपिंग से। तो दो तरह के सिग्मा बॉन्ड हैं। एक पाई बॉन्ड भी है इसमें। पाई बॉन्ड कैसे बना? CC पाई बॉन्ड, ये बना PP ओवरलैपिंग से। दोनों कार्बन के p ऑर्बिटल, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2। सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से आपने लिख लिए, बताओ। बॉन्ड एंगल अबाउट कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो है sp2, बॉन्ड एंगल क्या होगा? क्या 120 डिग्री होगा? आंसर है नो। दो तरह के बॉन्ड एंगल हैं इसमें, एक तो है HCH, इसको अल्फा लिख दूं मैं, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो एक तो बॉन्ड एंगल है HCH, जिसे अल्फा कह दिया, और दूसरा है HCC, ये बॉन्ड एंगल, इसको बीटा लिख रहा हूं मैं। तो ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये बीटा और ये बीटा। कितने हो गए? HCC बॉन्ड एंगल है, बीटा मैंने लिख दिया। दो तरह के बॉन्ड एंगल हैं, बताओ कौन सा बॉन्ड एंगल ग्रेटर होगा? तो बिल्कुल आसान है, किसी एक एटम को देखो आप, कार्बन को, ये है बॉन्डिंग अबाउट 1 एटम। ज्यादा स्पेस किसको चाहिए? कार्बन को। हाइड्रोजन को स्मॉल स्पेस चाहिए, तो ये पास पास आएंगे और ये दूर जाएंगे। तो बीटा तो 120 डिग्री से ज्यादा, अल्फा 120 से कम। अल्फा 120 से कम होगा। तो इथीन में कोई भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होगा, बट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। अब अगर कंपैरिजन आपसे पूछें कि बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथेन और इथीन में CH बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। ईथेन की CH बॉन्ड लेंथ और इथीन की CH बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, बोलो। इसमें कौन सा CH बॉन्ड है? sp3s। इसमें कौन सा CH बॉन्ड है? sp2s। दोनों बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। तो कितने कह रहे हैं? इथेन में ज्यादा आएगी और इथीन में। कोई एक एक्सप्लेन करे क्यों? हाँ कुनिक बोलो। sp3 ऑर्बिटल की साइज ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक आंसर है ये। इसमें डिफरेंस है
sp2 और sp3, दूसरा तो ss ऑर्बिटल ही है, और sp3 और sp2 में क्या डिफरेंस है? उनकी साइज का। तो देखो ये हो गया, मान लीजिए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये हो गया हाइड्रोजन का s, तो ये तो हो गया sp3s बॉन्ड। अगर sp2s बनाए तो क्या दिखाना पड़ेगा? वो इससे स्मॉल बनाना पड़ेगा। sp2 ऑर्बिटल स्मॉल होता है। अब बताओ आप किस केस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्यादा मिलेगी? sp3s बॉन्ड लॉन्गर होगा एज कंपेयर टू sp2s। तो sp3 और sp2 ऑर्बिटल में किस चीज का डिफरेंस है? साइज का। आप ये लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो किस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी? CH बॉन्ड लेंथ ईथेन में ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू ईथीन। आ गया समझ में? और CC बॉन्ड लेंथ, CC बॉन्ड लेंथ बताओ ईथेन और ईथीन में। तो ईथेन की CC बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, वो है sp3 बॉन्ड। ईथीन में कौन सा है? sp2 CC बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अगर देख लें तो ईथेन में बॉन्ड लेंथ आपने लिखी 154 पिकोमीटर, ईथीन में होती है 134 20 pm का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो ईथीन में आता है वो ये है कि ईथीन प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। ईथीन प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, जो इसके कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं वो सेम प्लेन में होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन सेम प्लेन में होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होता है। तो ईथीन आर प्लेनर मॉलिक्यूल्स, लिख लो। And pi electron cloud is above the plane and below the plane. अब इस पे एक प्रॉब्लम सेट की गई, वो ये है कि लिखो प्रॉब्लम, find nodal plane of the pi electron cloud, या सीधे कह दें पाई बॉन्ड। नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं व्हाट इज नोडल प्लेन। तो एक ऐसा प्लेन जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है उसे कहते हैं नोडल प्लेन। अब आपको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नोडल प्लेन बताना, मतलब मॉलिक्यूल में ऐसा प्लेन ढूंढना जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कट ना करे, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कट ना करे। तो आंसर ये है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ इज द नोडल प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ इज द नोडल प्लेन। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कट नहीं करता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे रहता है। ये देख लें, ये है मेरे पास ईथीन,
ये ईथीन है, ध्यान से देखें, और इसके सारे एटम एक प्लेन में है, चारों हाइड्रोजन और 2 कार्बन एक प्लेन में है, ठीक है। और ये जो ओवरलैपिंग दिखाई गई है, इससे कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया अलोंग द न्यूक्लियर लाइन, और ये ऊपर और नीचे जो क्लाउड बनेगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, पाई बॉन्ड। अब ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन बनेगा, ना तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कट करेगा ना इसको कट करेगा, इसलिए मॉलिक्यूलर प्लेन ही क्या माना जाएगा, नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो एक पुरानी प्रॉब्लम है, आई हुई है, बिल्कुल आसान है। ऐसा प्लेन ढूंढना है जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कट ना करे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें बनती है वो है आगे ज्योमेट्री बेस्ड। जैसे बिल्कुल आसान केस है, आपसे कहें कि प्रोपीन में कोप्लेनर एटम्स बताओ, प्रोपीन में कोप्लेनर एटम्स, हाउ मैनी एटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एटम्स इन वन प्लेन। तो प्रोपीन में कितने कोप्लेनर एटम्स हैं, एक प्लेन में कितने आएंगे। जैसे आपके सामने है ईथीन, ईथीन अगर मैं कहूं तो कोप्लेनर एटम 6 हैं, सारे एक ही प्लेन में है। ये आउट ऑफ प्लेन हो गया, सारे एक ही प्लेन में है, चारों हाइड्रोजन और 2 कार्बन, चारों हाइड्रोजन और 2 कार्बन एक ही प्लेन में, ऑल आर इन वन प्लेन। तो ईथीन में अगर कोई पूछे कोप्लेनर एटम्स ईथीन में, तो आंसर होगा 6, चारों हाइड्रोजन और 2 कार्बन। मैं पूछ रहा हूं प्रोपीन में बताओ, कौन कौन से एटम और कितने एटम्स एक प्लेन में आएंगे। तो प्रोपीन को बनाते हैं, ध्यान दो। डबल बॉन्ड के अबाउट इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। डबल बॉन्ड के अबाउट ये जो एटम्स आएंगे ये सब एक प्लेन में होंगे। हमें मालूम है कि sp2 एटम के अबाउट अरेंजमेंट कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये तीनों एक प्लेन में और इसके प्लेन में ये दोनों, इसका मतलब ये सारे के सारे 6 एटम एक प्लेन में हो गए। बट हमें तो बनाना है प्रोपीन, इनको मैं मार्क कर देता हूं, ये सब एक प्लेन में है, दे आर इन वन प्लेन। अब इस पे हमें 3 H और कनेक्ट करने, 3 H में से बताओ कितने H इसके प्लेन में ला सकते हैं। इन 3 H में से कितने H इसके प्लेन में आ सकते हैं। आंसर है केवल एक ही H आ सकता है, क्योंकि इसके अबाउट तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, केवल एक ही H प्लेन में लाया जा सकता है। तो कितने हो गए कोप्लेनर एटम्स, 3 2 5 6 7। देयर आर 7 कोप्लेनर एटम्स। बात मत करो, जल्दी करो। देखो ये मैंने इसको बना दिया, ये प्रोपीन है और प्रोपीन में एक हाइड्रोजन की जगह पूरा CH3 ग्रुप ले लिया। ये C है और ये 3 H है। मैंने अलग अलग कलर से इनको ले लिया समझने के लिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन 3 H में से किसी एक ही H को ईथीन के प्लेन में लाया जा सकता है, किसी एक H को।
अभी ये ग्रीन कलर वाला जो H है ये इसके प्लेन में है, आप इसको रोटेट करके इसको ला सकते हैं प्लेन में, ये प्लेन में आ गया। कोई एक ही H एट ए टाइम प्लेन में आ पाएगा, 2 H आउट ऑफ प्लेन रहेंगे। तो कितने एटम्स एक प्लेन में हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोपीन में 7 एटम्स 1 प्लेन में है। कोई दिक्कत है किसी को? अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं इसको और आपसे कहूं कि ब्यूटीन में बताओ कितने कोप्लेनर एटम्स हैं, लिखो। ब्यूटीन में 2 ब्यूटीन में कोप्लेनर एटम्स कितने हैं? तो यही है मॉलिक्यूल। ऐसे सोचो कि एक H की जगह CH3 आ गया, इतना ही है। तो ये कार्बन तो प्लेन में होगा, बट इन 3 H की जगह एक और H प्लेन में आ गया। तो कितने एटम्स हो गए टोटल? 8। तो ब्यूटीन में 8 कोप्लेनर एटम्स हैं। आगे समझ में इतना सबको? और जो आईटी में प्रॉब्लम आई वो ये थी, बताओ इसमें कोप्लेनर एटम्स कितने हैं? इसमें कोप्लेनर एटम्स कितने हैं? अब जो पिछला सीख के आया हुआ ढंग से वही कर पाएगा, अगर पिछली कुछ बातें याद रह गई हों। देखो, सबसे पहली बात तो आपको जो याद रहनी चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया था, पेज पलट के देखो। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जब डिस्कस की थी हमने, CO2 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिस्कस हुई है, पढ़ो, देखो ध्यान से। CO2 मॉलिक्यूल कैसा होता है? लीनियर मॉलिक्यूल, लिखा था आपने। वहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने दिया था, इस पे कई बार प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। मैंने एक पॉइंट ये दिया था कि जब भी एक कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाए, वो 2 पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। याद आ रहा हो, आपने लिखा हो इसको। कार्बन ने हमने ओवरलैपिंग करके भी देखा था कि क्यों परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, ये पॉइंट लिखा था आपने। अगर ये पॉइंट दिमाग में है तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। और इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका 4, 1 2 3 4 5 एटम्स। 5 एटम्स एक प्लेन में आएंगे, 5 एटम्स एक प्लेन में आएंगे। देखो ध्यान दो, इस कार्बन ने जो 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये सेम प्लेन में नहीं होते। कहाँ होते हैं? परपेंडिकुलर प्लेन में। इसका मतलब ये है कि अगर इन H का प्लेन बोर्ड का प्लेन है, तो बाकी जो इसके 2 H हैं
वो एक तो प्लेन के अंदर की ओर जाएगा और एक प्लेन के बाहर की ओर आएगा, ऐसे दिखाते हैं। ये है इनसाइड द प्लेन और ये अवे फ्रॉम प्लेन, आपकी तरफ है। ये टुवार्ड्स ऑब्जर्वर और ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। मान लीजिए आप इसको देख रहे हैं और ये बोर्ड के प्लेन में है, तो ये एटम एक प्लेन में है, ये दो एटम आउट ऑफ प्लेन है, क्योंकि दो पाई बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं है। देख लें, ये पूरा स्ट्रक्चर मेरे पास है, ध्यान दो। इस मॉलिक्यूल का नाम है एलीन, इसको कहते हैं एलीन। अभी हमें नेम में इंटरेस्ट नहीं है, नेम कोई नहीं पूछता, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाते हैं। ये है मेरे पास एलीन, ध्यान दें। और ये जो दो पाई बॉन्ड हैं, इन पाई बॉन्ड को देख लें आप पहले। एक ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड, क्या वो सेम प्लेन में है? दे आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो जब भी एक एटम दो पाई बॉन्ड बनाएगा, उसके दो पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। यही बात हमने N2 में भी लिखी थी, ओल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जब हमने N2 डिस्कस किया था। दो पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। अब इसका हुआ क्या नुकसान देखें, जब ये परपेंडिकुलर प्लेन में जाएंगे तो बोर्ड पे ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये तो बोर्ड का प्लेन हो गया, तो ये बोर्ड के प्लेन में आ गए इतने। ये हाइड्रोजन टुवार्ड्स ऑब्जर्वर और ये हाइड्रोजन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इस तरह से दिखाते हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और ये है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। तो काउंट करें, एक प्लेन में कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये दो हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन चलेगी, 90 डिग्री पे पहुंच गए। तो एक प्लेन में कितने एटम्स हैं? इसमें 5 एटम्स हैं। तो ध्यान रखना पॉइंट क्या है, अगर एक एटम दो पाई बॉन्ड बनाता है तो वो कहाँ लाई करते हैं पाई बॉन्ड? परपेंडिकुलर प्लेन में। क्लियर है इतना आप सबको? नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखो, इथाइन। थर्ड वन इथाइन। इथाइन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH C2H2 SC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp। दोनों हाइब्रिडाइज कार्बन sp हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड्स, एक तो CS सिग्मा बॉन्ड है, ये होगा SPS सिग्मा बॉन्ड, और एक CC सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन सा होगा? SP दोनों कार्बन के। दो तरह के बॉन्ड हैं सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड भी दो है, एक होगा PX ओवरलैपिंग से बना, तो दूसरा PY से। आपको मालूम है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा P आता है? PZ। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन बचे? PX एंड PY। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बॉन्ड एंगल आइडियली 180 डिग्री होगा। ये तो लीनियर है। ये चारों एटम एक लाइन में हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दो, कि बताओ प्रोपाइन में कोलिनियर एटम्स कितने? कोलिनियर एटम्स मतलब एटम्स इन वन लाइन। प्रोपाइन में नंबर ऑफ कोलिनियर एटम्स बताओ।
तो प्रोपाइन में कोलिनियर एटम्स होंगे 4। ये 4 एटम एक लाइन में होंगे। और इस पे जो 3 H होंगे वो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, एक लाइन में एक भी नहीं आएगा। प्लेन में तो जरूर आ जाएगा, लाइन में नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ कोलिनियर एटम्स इन प्रोपाइन 4 है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, आप कहोगे 2 पाई बॉन्ड है तो क्या हुआ, ये तो डायरेक्ट बॉन्डेड है ना। अगर एक पाई इधर होता, एक पाई इधर होता, तो ये कार्बन और ये कार्बन फिर परपेंडिकुलर प्लेन में होते। ये तो 2 एटम के बीच ही पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बन गया, 2 पाई बॉन्ड एक साथ बन गए, तो ये तो एक लाइन में ही होंगे। लिखो नेक्स्ट। तो ये तो बात हुई ईथीन, ईथेन और इथाइन की। इनमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनता है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बताओ आप कौन सा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है? इन 3 कार्बन में से ईथेन, ईथीन और इथाइन में से बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो आंसर है sp हाइब्रिडाइज कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देन sp2, देन sp3। sp हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कैसे पता लग गया ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? तो उसकी डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है शेयर्ड क्लाउड को अपनी ओर खींच लेना, पुल कर लेना। और सबसे स्मॉल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा? sp। इसका मतलब है कि sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज है न्यूक्लियस के कार्बन के, उसने ज्यादा पुल कर लिया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा रहा होगा? sp हाइब्रिडाइज कार्बन। समझ आ गया आप सबको? ये सारा डिटेल, एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, अपने आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा आप सारा जो कुछ लिखा है। ठीक है। नाउ वी कम बैक टू बॉन्ड प्रॉपर्टी। जो हाँ मैं बात कर रहा था फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज किसी का भी लिख लेंगे आप आसानी से। फॉर्मल चार्ज, अब मान लीजिए कि आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे फॉर्मल चार्ज बताना है। ये इस तरह का लुईस स्ट्रक्चर आपको दे दिया, बताओ फॉर्मल चार्ज क्या होगा? हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0। कार्बन पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। बता सकते हैं किसी पे? ठीक है। नेक्स्ट लिखो फॉर्मल चार्ज के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड एंगल आप डिसाइड कर सकते हैं नंबर 1 बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री से। अगर बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री अलग अलग है मॉलिक्यूल्स की तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करना बिल्कुल आसान होता है। थोड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री सेम हो। अभी मैं जो एग्जांपल लूंगा बिगिनिंग में वो डिफरेंट बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री के होंगे,
तो कोई भी बॉन्ड एंगल बता देगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के अबाउट एंड सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के अबाउट बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, करो जल्दी जल्दी। CO2 और SO2 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, तो बनाओ जल्दी जल्दी, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बनाओ पूरी। किस में ज्यादा आएगा? CO2 में ज्यादा आएगा। करो स्टेप बाय स्टेप, कैसे करना है आप जानते हैं। जो पिछला प्रैक्टिस करके नहीं आए फिर से सुन ले एक बार। ध्यान रखना, मैं जो वर्ड बोलता हूं उसमें भी आप लोग मिसकंसेप्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा जो पिछला प्रैक्टिस करके नहीं आए, मैं हमेशा इस वर्ड का यूज करता हूं। मेजॉरिटी बच्चे प्रैक्टिस की जगह क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं, मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनका कुछ इलाज नहीं है दुनिया में। वो पुअर परफॉर्मर बनेंगे। आपको चीजें सीखना है, दर्शन नहीं करने, तो आपको लिख लिख के देखना है। जैसे ही आप ये चेंज करेंगे अपने आप में, आप टॉपर कैटेगरी में काउंट होने लगेंगे। ये चेंज आना मुश्किल चेंज होता है, क्योंकि टॉपर बनना मुश्किल होता है। ज़्यादातर बच्चे रीडिंग पर ही फेथ करते हैं, इसलिए वो थ्रू आउट लाइफ पुअर परफॉर्मर ही रहते हैं। और रीडिंग का अंदाज भी क्या, पिलो लगाएंगे, बिस्तर पर लेट जाएंगे और फिर पढ़ेंगे। चेयर पर बैठ के भी नहीं पढ़ते, वो बिस्तर पर पढ़ते हैं। तो बिस्तर पे तो कौन रहता है? हॉस्पिटल में बेड लगे होते हैं, बीमार लोग रहते हैं। तो जो मेंटल बीमार है वो बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं। मेंटली जो केस होते हैं वो बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं, उनका इलाज नहीं है कुछ भी। तो अगर आप प्रैक्टिस करके आए हैं तो तुरंत कर लेंगे। बताओ CO2 में, तो स्टेप बाय स्टेप करें। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन की क्या आएगी? sp। ये 2 सिग्मा बॉन्ड हमने अरेंज कर लिए, फिर इनको डबल बॉन्डेड कर दिया। बॉन्ड एंगल आइडियली कितना हो गया? 180 डिग्री। SO2 की शेप कैसी होगी? बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री एंगुलर, तो ये 180 से कम ही आएगा। ये 180 से 120 से कम रहेगा, 180 तो छोड़ो। तो अगर बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री ही डिफरेंट हो तब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे ICl2 माइनस एंड ICl2 प्लस, करो इसको। ICl2 माइनस एंड ICl2 प्लस, सेंट्रल एटम के अबाउट बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। पेज नहीं पलटने, दिमाग लगाना है। बनाओ इसको फटाफट। किस में आया बॉन्ड एंगल ज्यादा? बताओ। ICl2 माइनस में आएगा। देख लो, जो पिछली क्लास का बिल्कुल प्रैक्टिस करके नहीं आए उनके लिए एक बार फिर से देख लो। आप निकालो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आयोडीन के पास होंगे 7, क्लोरीन के पास भी 7 होते हैं। 7 × 2, 2 क्लोरीन है और -1 का मतलब है 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 22।
ये सब कर चुके हैं आप पिछली क्लास में, एक बार फिर देखो। 22 हो गए, 22 में डिवाइड किया आपने 8 से, कितना आया क्वोशंट? 2 आया। इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बाई 2 करते हैं हम, तो रिमाइंडर है 6/2, क्या आया? 3 लॉन पेयर हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर। ये हो गया Ab2L3 टाइप। 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर मींस Ab2L3 टाइप। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कौन सी अरेंजमेंट है? तो तीनों लॉन पेयर कहाँ लाई करेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन में। सेंट्रल एटम आई है, आई के अबाउट 3 लॉन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन में होंगे। और 2 Cl कहाँ पे होंगे? एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ये है ICl2 माइनस। ऐसे ही सोचो ICl2 प्लस। यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई क्या आई की? sp3d। ICl2 माइनस और ICl2 प्लस में ICl2 प्लस क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप करो। ये आएगा बेंट, 2 लॉन पेयर है इसके पास, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री तो होगी बेंट, लॉन पेयर ज्योमेट्री आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। कर लोगे एक एक लाइन अपने आप? तो ये बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री से भी कम होगा क्योंकि 2 लॉन पेयर है। ये तो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा अबाउट आई। और ये है 180। ये बॉन्ड एंगल कितना है 2 Cl बॉन्ड पेयर के बीच? 180 डिग्री। Cl बॉन्ड पेयर के बीच। बॉन्ड एंगल किसके बीच डिफाइन होता है? बॉन्ड पेयर के बीच। आगे समझना। तो ये तो 180 डिग्री हो गया और ये 109 से कम होगा। जल्दी लिखो। ऐसे क्वेश्चंस में कोई दम नहीं होता, भीड़ कर लेती है इनको। जस्ट आपको बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बनाना आता हो, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बनाना आता है तो आप कर लेंगे। एक और एग्जांपल लिख लो। अगर आपसे कहें कि ClF3 एंड BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इनको कंपेयर करो। बॉन्ड एंगल अबाउट सेंट्रल एटम। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। इसमें ये बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल आइडियली 120 डिग्री होगा। ClF3 होगा टी शेप, 2 लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर है। ये आएगा टी शेप और ये बॉन्ड एंगल 90 से भी लेस होगा। ये क्लोजेस्ट बॉन्ड पेयर के बीच एंगल ये देखेंगे आप, ये 90 से भी कम होगा। समझ आया कि नहीं? तो आप सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3d। ये तो बहुत ही आसान केस है जहां बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री डिफरेंट है। नेक्स्ट टाइप लिखो। अब ऐसा हो जाए कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम हो बट लॉन पेयर का डिफरेंस हो, जैसे मीथेन, वाटर एंड अमोनिया। लिखो जल्दी। इनमें सेंट्रल एटम के अबाउट बॉन्ड एंगल कंपेयर करो।
देखो आज वो कंफर्टेबल रहेगा जिसने पिछली क्लासेस की ढंग से प्रैक्टिस की है, सारा पिछला यूज हो रहा है। अगर आपको पिछला नहीं आता तो आगे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। आपकी टिप्स पे रहना चाहिए कि पिछला हमने क्या किया, फटाफट यूज करते रहो उसको, नया कुछ नहीं है। आपको अरेंजमेंट आनी चाहिए, वेस्पर थ्योरी आनी चाहिए, तुरंत हो जाएगा। तो आप तरीके से करें CH4 टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, वाटर में भी टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, अमोनिया में भी टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, तीनों में इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री सेम है, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री अलग अलग है। ये टेट्राहेड्रल है बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री, ये एंगुलर है और ये पिरामिडल है। इसमें बॉन्ड एंगल आइडियली 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑक्सीजन की sp3 ही है, बॉन्ड एंगल कम है, 104.5 डिग्री होता है। दो लॉन पेयर है, यहाँ एक लॉन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नाइट्रोजन की भी sp3, बट ये थोड़ा ज्यादा होगा वाटर से, एक लॉन पेयर है। ये दोनों बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम क्यों? क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होता है किससे? बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ये सब लिख चुके हैं आप ऑलरेडी, सारा नया कुछ नहीं है, ये सब आप लिख चुके हैं पिछली क्लासेस में। आया समझ में? तो ये तो इजी केस होते हैं जहां बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बदल जाए। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री अगर सेम रहे फिर क्या करें, यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे अगर आपको कंपेयर करना है NH3 PH3 ASH3, इनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करने सेंट्रल एटम के अबाउट। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक सेम ग्रुप के हैं। जल्दी लिखो, ये सब कर चुके हैं आप ऑलरेडी, अपनी नोटबुक में पेज पलट के देखना, सारा मिलेगा। इन तीनों को कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल के लिए। तो इन तीनों में क्या है, तीनों में सेंट्रल एटम के पास एक लॉन पेयर है, तीनों की बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री पिरामिडल है, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री का कोई गैप नहीं, सेम ही है बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री, एक लॉन पेयर है तीनों के पास। अब बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करें? लॉन पेयर भी सेम, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री भी सेम, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी सेम, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक तीनों sp3 हाइब्रिडाइज। तो देखो ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में ज्यादा है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान दो, जिसमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, आर्सेनिक की सबसे कम होगी। तो होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट करेंगे, ज्यादा करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। तो सबसे ज्यादा N खींचेगा, सबसे कम कौन खींचेगा? आर्सेनिक। N सबसे ज्यादा खींचेगा। जब ये बॉन्ड पेयर N के पास पहुंचेंगे तो ये फिर आपस में रिपेल भी करते हैं। रिपेल करने से ये बॉन्ड ओपनिंग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अमोनिया में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आएगा, आर्सेनिक में सबसे कम आएगा। तो आपको सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है।
जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर को उतना ही ज़्यादा वो खींचेगा, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, बॉन्ड ओपन होगा, फिर और दूर दूर जाएंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड ओपन होने से तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। फिर से सुन लो, बिल्कुल सामान्य बात है। ऐसे सोचो कि दो बॉन्ड पेयर ऐसे एक सर्टेन एंगल पे हैं, अब ये बॉन्ड पेयर भी आ रहा है एन के पास, ये भी आ रहा है, जब ये पास पास आएंगे तो रिपेल भी करेंगे, रिपेल करेंगे तो बॉन्ड ओपन होके दूर दूर जा सकते हैं, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ये कोई हाई फाई बात तो हो नहीं रही, सामान्य बुद्धि की बात है कि दो इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। फिर से देख लो, ये ऐसे समझ लो, ये मैं बात कर रहा हूँ HNH की, ऐसे सोचो HNH है, ये बॉन्ड पेयर N खींच रहा है, ये भी N खींच रहा है, बॉन्ड पेयर जब N के पास पहुंचेंगे तो आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो बॉन्ड ओपन होगा, फिर ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, N बॉन्ड पेयर को खींचेगा, बॉन्ड पेयर रिपेल करेंगे तो H दूर दूर जाएंगे, फिर तो बॉन्ड एंगल अमोनिया में सबसे ज्यादा आएगा। अब अगर ऐसा हो जाए कि सेंट्रल एटम भी सेम हो जाए, फिर क्या करें? नेक्स्ट केस लिखो, आपसे कहें ध्यान दो, F2O, Cl2O एंड Br2O, इनमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। अब देखो इधर, यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, नंबर ऑफ लॉन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, नंबर ऑफ लॉन पेयर सेम है, लॉन पेयर दो दो हैं सबके पास। अब कंपेयर करो बॉन्ड एंगल, यहाँ पे FOF, ये होगा ClOCl, इनको कंपेयर करना। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री सेम, नंबर ऑफ लॉन पेयर सेम, सेंट्रल एटम भी सेम, डिफरेंस है सराउंडिंग एटम का। अच्छा, Br लिख लो, I लिख लो, फर्क क्या पड़ना, बड़ा ही एटम है। तो देखो होता क्या है, जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ती है, जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ती है, उनको दूर दूर जाना पड़ता है, बिकॉज दे नीड मोर स्पेस। जितना बड़ा आप सराउंडिंग एटम करते जाएंगे, दे हैव टू मूव अपार्ट। तो ये बॉन्ड ओपनिंग सबसे कम हो पाएगी, बट ये Br सबसे दूर जाएंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल Br2O में सबसे ज्यादा होगा। तो जब सेंट्रल एटम सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम हो, नंबर ऑफ लॉन पेयर सेम हो, तो किससे डिसाइड होगा? साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स। आगे समझे सबको? नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। अगर आपसे कहें कि एक तो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और एक है BF4-, इनमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। अब देखो, आप घर जाके डायरेक्ट बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। सबसे पहले वेस्पर थ्योरी पर मास्टरी करो कि अरेंजमेंट 2 से 7 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होती है। सिस्टमैटिक करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको वेस्पर थ्योरी आनी चाहिए, फिर तरीका आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का कैसे निकालते हैं, फिर बॉन्ड एंगल सोचेंगे तो अपने आप हो जाएगा।
तो पहले पिछला आपकी टिप्स पे हो तब आगे बात बनती जाएगी। तो BF3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा, बिल्कुल ठीक आंसर है ये। BF3 में होगी ट्राइंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट, बॉन्ड एंगल आइडियली 120 डिग्री होगा। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2। BF4 माइनस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री। यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोरॉन की चेंज हो गई, क्या है sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। जिनको समझ में नहीं आया कैसे बना दिया तो वो एक एक लाइन करें। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें, 8 से डिवाइड करें, अगर 4 आ गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करो, स्टेप बाय स्टेप सारा। दूसरा नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, एक और क्या है, 7 बज चुके हैं, बस एक लास्ट एग्जांपल ये लिख लो। अमोनिया एंड अमोनियम आयन, इनमें कंपेयर करो। अमोनिया एंड अमोनियम आयन, अब ये दोनों स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं ऑलरेडी। तो अमोनियम आयन होगा पिरामिडल, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री आप लिख चुके हैं। अमोनियम आयन में बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, बॉन्ड एंगल आइडियली 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, क्योंकि चारों सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं, सेम है।